जो लोग सोलो लेवलिंग की सीजन 3 का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीजन 1 और सीजन 2 को रिलीज हुए काफी टाइम हो चुका है। और अगर आपको पिछली कहानी ठीक से याद नहीं है, तो इस वीडियो में आपको पूरी कहानी जल्दी से याद हो जाएगी। तो चलिए बिना टाइम खराब किए सीधे कहानी शुरू करते हैं। कई साल पहले पूरी दुनिया में अचानक पोर्टल्स दिखाई देने लगे। इन पोर्टल्स के दूसरी तरफ ऐसी डंजन्स थीं जहां खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते थे। इन मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए कुछ इंसानों के अंदर खास पावर्स जाग गईं और इन्हें हंटर्स कहा जाने लगा। इन हंटर्स की अलग अलग रैंक्स होती थीं और उनमें सबसे नीचे था ई रैंक। संग जिनवू भी एक ई रैंक हंटर था। वो इतना कमजोर था कि दूसरे हंटर्स उसे दुनिया का सबसे कमजोर हंटर मानते थे, लेकिन जिनवू के पास अपनी मजबूरी थी। उसकी माँ बीमार थी और उसकी छोटी बहन की जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर थी, इसलिए कमजोर होने के बावजूद वो लगातार डंजन्स में जाता था। लेकिन एक दिन एक खतरनाक डबल डंजन्स में उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। वहां जिनवू को एक ऐसी पावर मिलती है जो बाकी किसी हंटर के पास नहीं थी। अब वो वीडियो गेम की तरह लेवल अप कर सकता था। जितना ज्यादा वो लड़ता, उतना ज्यादा स्ट्रांग होता जाता। धीरे धीरे जिनवू की पावर इतनी बढ़ जाती है कि वो ऐसे काम करने लगता है जिनके बारे में कोई ई रैंक हंटर सोच भी नहीं सकता था। उसे लाइफ एलिक्सर बनाने का तरीका मिलता है, जिससे उसकी बीमार मां को ठीक किया जा सकता है। इसके बाद वो शैडो मोनार्क की पावर हासिल करता है और अपनी खुद की शैडो आर्मी तैयार कर लेता है। अब सीजन 2 की शुरुआत होती है। जिनवू अपनी छोटी बहन के स्कूल में एक मीटिंग के लिए जाता है, लेकिन इस बार उसका लुक देखकर उसकी बहन भी कुछ देर के लिए उसे पहचान नहीं पाती। पहले वाला कमजोर और दुबला जिनवू अब पूरी तरह बदल चुका था। मीटिंग में टीचर उसकी बहन की तारीफ करती है और बताती है कि उसके ग्रेड्स काफी अच्छे हैं। वो मेडिकल यूनिवर्सिटी में आसानी से एडमिशन ले सकती है। इसके बाद टीचर जिनवू से एक सवाल करती है, अगर उसकी बहन के अंदर भी किसी दिन हंटर की पावर जाग गई, तो क्या वो उसे हंटर बनने की सलाह देगा? जिनवू बिना सोचे साफ बोल देता है, नहीं, क्योंकि वो खुद जानता था कि हंटर की जिंदगी कितनी डेंजरस होती है। इसके बाद जिनवू अपनी बहन की दोस्त से भी मिलता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो हंटर की जिंदगी छोड़ दे तो शायद किसी और तरीके से अपना फ्यूचर बना सकती है, लेकिन वो उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती। इसी बीच कोरिया में एक नया एस रैंक हंटर आता है, वंग डोंगसू। उसका कोरिया से कोई खास लगाव नहीं है। असल में उसके आने का मकसद जिनवू से जुड़ा हुआ है। एसोसिएशन के लोग उसे सवाल करते हैं, लेकिन डोंगसू किसी को पूरी सच्चाई नहीं बताता। दूसरी तरफ कुछ एस रैंक हंटर्स को समुद्र में मिले कुछ मॉन्स्टर्स की लाशों के बारे में पता चलता है। ये मॉन्स्टर्स उड़ सकते थे, इसलिए एसोसिएशन को शक होता है कि आगे कोई बड़ा खतरा आने वाला है। इसी दौरान एक नए सी रैंक पोर्टल पर जिनवू, यूजिनहो और कुछ दूसरे हंटर्स पहुंचते हैं। ये रेड नए हंटर्स के लिए एक तरह की प्रैक्टिस रेड होती है, लेकिन जैसे ही सब लोग डंजन के अंदर जाते हैं, जिनवू को कुछ अजीब महसूस होता है। अचानक सी रैंक पोर्टल बदलकर रेड गेट बन जाता है, और रेड गेट का मतलब था कि अब अंदर फंसे लोगों का बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। बाहर निकलने के लिए या तो डंजन के बॉस को हराना पड़ेगा या फिर कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि रेड गेट के अंदर के मॉन्स्टर्स सामान्य डंजन से कई गुना ज्यादा पावरफुल होते हैं। अंदर जाते ही हंटर्स पर आइस एल्व्स हमला कर देते हैं। जिनवू तुरंत अपनी टीम को बचाता है और समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल यूनियन नहीं है। कुछ समय बाद टीम का सबसे हाई रैंक हंटर किम फैसला करता है कि सबको 2 ग्रुप्स में अलग हो जाना चाहिए। वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग हंटर्स को अपने साथ ले जाता है और कमजोर हंटर्स को पीछे छोड़ देता है। लेकिन एक हंटर जिनवू वाले ग्रुप के साथ रहने का फैसला करती है, क्योंकि उसने देखा था कि जिनवू ने उन आइस एल्व्स के अटैक को पहले ही महसूस कर लिया था, जबकि बाकी लोग कुछ समझ भी नहीं पाए थे। जिनवू अपनी टीम को लेकर जंगल के रास्ते आगे बढ़ता है। वहां उन्हें आइस बेयर्स के निशान मिलते हैं। बाकी लोग डर जाते हैं, लेकिन जिनवू फैसला करता है कि जंगल के अंदर जाना ही बेहतर है। ठंड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जिनवू अपनी इन्वेंट्री से सबके लिए गर्म कपड़े निकाल देता है। बाकी हंटर्स ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि आखिर उसके पास इतनी स्ट्रेंज एबिलिटी आई कहां से। कुछ देर बाद जिनवू अकेले आइस बेयर्स का शिकार करना शुरू कर देता है। उसे पता चलता है कि रेड गेट के मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। फिर वो अपनी नई शैडो मेजेस को भी टेस्ट करता है। ये मेजेस पावरफुल फायर अटैक्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा आइस बेयर बॉस सामने आ जाता है। वो जिनवू की कई शैडोज को आसानी से खत्म कर देता है। जिनवू तुरंत इग्रिस को सामने आने का आदेश देता है और इग्रिस कुछ ही अटैक्स में उस बॉस को खत्म कर देता है। जिनवू ये देखकर खुद सोचने लगता है कि शायद इग्रिस अभी भी उससे ज्यादा स्ट्रांग है। उधर किम का ग्रुप आइस एल्व्स के अटैक में फंस जाता है। उनकी हालत खराब हो जाती है और कई हंटर्स मारे जाते हैं। वहीं जिनवू लगातार अपनी शैडो आर्मी बढ़ाता रहता है। कुछ घंटे बाद बाहर मौजूद हंटर्स को लगने लगता है कि रेड गेट के अंदर जिनवू शायद मर चुका होगा,
लेकिन एक इंसान को जिन्वू पर पूरा भरोसा था। वो था सुंग इल्हुआन। उसे पता था कि जिन्वू इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है और असली लड़ाई तो अभी शुरू हुई थी। रेड गेट के बाहर हवांग डोंगसू और बैक यूनहो के बीच जिन्वू को लेकर बहस शुरू हो जाती है। डोंगसू को पूरा शक था कि जिन्वू ने उसके भाई के साथ कुछ किया है। वो किसी भी हालत में जिन्वू को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन रेड गेट के अंदर जिन्वू एक अलग ही लड़ाई लड़ रहा था। किम का बचा हुआ ग्रुप जब जिन्वू के लोगों के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि उनके पास खाना, कपड़े, ब्लैंकेट और टेंट तक मौजूद हैं। किम गुस्से से पागल हो जाता है। उसकी टीम के लोग बिना सप्लाईज के मर गए थे, जबकि जिन्वू के ग्रुप के पास सब कुछ था। वो चिल्लाकर पूछता है कि आखिर ये सारी चीजें किसने दी। किम को शक होता है कि जिन्वू ही इसके पीछे है। वो सबको धमकाने लगता है और सच बताने के लिए सिर्फ 3 सेकंड देता है, लेकिन जैसे ही वो 3 तक पहुंचता है, जिन्वू अचानक उसके सामने आ जाता है। एक ही अटैक में जिन्वू उसे बहुत दूर फेंक देता है। किम को समझ आ जाता है कि ये वही कमजोर ई रैंक हंटर नहीं है जिसे वो पहले जानता था। इसके बाद जिन्वू कुछ ऐसे लोगों को सामने लाता है जो इंसानों का रूप लेकर उनके बीच छिपे हुए थे, लेकिन असल में वो आइस एल्व्स थे। उनका लीडर जिन्वू को देखकर कहता है कि बाकी इंसान किसी काम के नहीं है, लेकिन उनमें एक इंसान बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिन्वू समझ जाता है कि वो उसी की बात कर रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जिन्वू आइस एल्व्स की लैंग्वेज समझ पा रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि वो उनकी भाषा कैसे समझ रहा है। उसे शक होता है कि इसका कनेक्शन सिस्टम से है। आइस एल्फ लीडर जिन्वू से डील करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अगर जिन्वू अपने साथ मौजूद इंसानों को उनके हवाले कर दे तो वो जिन्वू को छोड़ देंगे, लेकिन जिन्वू साफ मना कर देता है। आइस एल्फ लीडर उसे याद दिलाता है कि उनकी संख्या ज्यादा है। जिन्वू मुस्कुराकर पूछता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अकेला हूं? और तभी उसके पीछे उसकी पूरी शैडो आर्मी दिखाई देती है। आइस बेयर्स, इग्रिस और बाकी शैडोज एक साथ सामने आ जाते हैं। अब आइस एल्व्स और जिन्वू की शैडो आर्मी के बीच जबरदस्त बैटल शुरू हो जाती है। आइस एल्व्स भागते हुए जिन्वू के ग्रुप पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिन्वू उन्हें तुरंत रोक देता है। इसी दौरान जिन्वू को पता चलता है कि आइस एल्व्स अपनी आर्मी को वापस जिंदा करने के लिए माना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका माना तेजी से खत्म हो रहा था। फिर असली बॉस सामने आता है। उसका नाम था बरूका। बरूका बाकी आइस एल्व्स जारोज से कई गुना ज्यादा पावरफुल था। जिन्वू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बरूका की स्पीड और स्ट्रेंथ देखकर जिन्वू को समझ आ जाता है कि सिर्फ उसकी शैडोज से ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। जिन्वू खुद बरूका से फाइट करने लगता है। शैडो मैजेस लगातार फायर अटैक्स करते हैं, लेकिन बरूका फिर भी पीछे नहीं हटता। तभी किम भी होश में आता है और जिन्वू पर अटैक करने के लिए दौड़ता है। जिन्वू एक तरफ बरूका और दूसरी तरफ किम के बीच फंस जाता है, लेकिन तभी इग्रिस सामने आ जाता है। इग्रिस किम को रोक लेता है। जिन्वू समझ जाता है कि अब समय आ गया है किम की शैडो निकालने का। वो किम को हरा देता है और उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। इसके बाद किम एक नए शैडो सोल्जर में बदल जाता है। जिन्वू उसका नाम रखता है आयरन। अब जिन्वू के पास इग्रिस और आयरन दोनों मौजूद हैं। बरूका के खिलाफ जिन्वू, इग्रिस और आयरन एक साथ अटैक करते हैं। आयरन बरूका का ध्यान भटकाता है। इग्रिस लगातार उसके ऊपर अटैक करता है और जिन्वू सही मौका देखकर हमला करता है। बरूका की पूरी आर्मी भी जिन्वू की शैडोज के हाथों खत्म हो जाती है। अब बरूका समझ जाता है कि अगर उसे जीतना है तो उसे जिन्वू को सीधे खत्म करना होगा। वो पूरी ताकत से जिन्वू पर हमला करता है, लेकिन जिन्वू अपनी खास एबिलिटी इस्तेमाल करके अपना वेपन बरूका की तरफ फेंकता है और फिर उसे वापस अपने हाथ में खींच लेता है। इस अटैक से बरूका का वेपन भी टूट जाता है। जिन्वू तुरंत आयरन को आदेश देता है कि बरूका को पकड़कर रखे। शैडो मेजेस उस पर लगातार फायर अटैक करते रहते हैं। बरूका पूरी तरह घिर जाता है। तभी जिन्वू अपना क्लॉक हटाकर उसके सामने खड़ा होता है और साफ कहता है, गेम ओवर। इसके बाद आयरन आखिरी अटैक करता है और बरूका आखिरकार हार जाता है। बरूका के मरते ही डंजन से बाहर निकलने के लिए पोर्टल खुल जाता है। तो दोस्तों, अब कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां रेड पोर्टल के अंदर जिन्वू ने बरूका को हरा दिया था। जिन्वू की वजह से पूरा ग्रुप जिंदा बाहर निकल आता है, लेकिन बाहर आते ही बेक यूनहो को जिन्वू पर शक होने लगता है, क्योंकि बाकी हंटर्स की मौत और जिन्वू की ताकत के बीच काफी कुछ गड़बड़ लग रहा था। हालांकि जिन्वू वहां ज्यादा सफाई देने के मूड में नहीं था। इस पूरी घटना का सबसे बड़ा असर सोंगी पर पड़ता है।
उसे समझ आ जाता है कि हंटर बनना कितना खतरनाक है। आखिरकार वह स्कूल वापस जाने का फैसला कर लेती है। इसी बीच एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। जिन्वू के पिता सुंग इलाहवान, जो करीब 10 साल तक एक गेट के अंदर फंसे हुए थे, आखिरकार बाहर निकल आते हैं। लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ी वार्निंग होती है। दुनिया के सामने एक ऐसा खतरा आने वाला है जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। इल्हवान डोंगसू को जिन्वू से दूर रहने की वार्निंग देता है, लेकिन डोंगसू पहले ही जिन्वू को मारने का फैसला कर चुका होता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और इल्हवान डोंगसू को बुरी तरह हरा देता है। दूसरी तरफ जिन्हो अपना खुद का गिल्ड बनाने की तैयारी शुरू कर देता है। वह अपने पिता को भी कन्विंस करता है कि अगर वह जिन्वू को अपने साथ जोड़ ले तो उनका गिल्ड बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है। लेकिन जिन्वू का अपना ही प्लान था। अपनी नई ताकत के साथ वह फिर से हाई लेवल डंजन में जाता है और अपनी मां को ठीक करने के लिए जरूरी मटेरियल्स इकट्ठा करना शुरू करता है। इसके बाद जिन्वू अपना हंटर रैंक दोबारा टेस्ट करवाने का फैसला करता है और जब रिजल्ट आता है तो हर कोई शॉक्ड रह जाता है। जिस जिन्वू को कुछ समय पहले तक ई रैंक का सबसे कमजोर हंटर माना जाता था, वही अब साउथ कोरिया का 10वां एस रैंक हंटर बन चुका था। बस फिर क्या था? देश के लगभग हर बड़े गिल्ड ने जिन्वू को रिक्रूट करने की कोशिश शुरू कर दी। हंटर्स एसोसिएशन भी उसे अपने साथ जोड़ना चाहती थी, लेकिन जिन्वू ने सबको साफ मना कर दिया। उसे किसी गिल्ड की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसकी ताकत हर दिन इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि कोई भी उसे समझ ही नहीं पा रहा था। अपनी असली ताकत छुपाने के लिए जिन्वू एक माइनिंग टीम के साथ डंजन में जाता है। वहीं उसकी मुलाकात एस रैंक हंटर चाहेन से होती है। चाहेन को जिन्वू की प्रेजेंस बाकी हंटर्स से बिल्कुल अलग लगती है। यहाँ तक कि उसे जिन्वू की स्मेल भी बाकी लोगों से अच्छी लगती है और यहीं से दोनों के बीच एक अलग कनेक्शन बनना शुरू होता है। लेकिन ज्यादा देर तक शांति नहीं रहती। एक हाई रैंक डंजन के अंदर हंटर्स पर हाई ऑर्स हमला कर देते हैं। पूरी टीम बुरी तरह फंस जाती है और आखिरकार उनका सामना होता है हाई ऑर्स शमन कारगलगन से। कारगलगन इतना ज्यादा पावरफुल था कि ए रैंक हंटर्स भी उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे। तभी जिन्वू मैदान में उतरता है और पहली बार वह अपनी शैडो आर्मी को सबके सामने इस्तेमाल करता है। हजारों शैडो सोल्जर्स अचानक मैदान में उतरते हैं और हाई ऑर्क्स की पूरी सेना से भिड़ जाते हैं। कारगलगन को हराने के बाद जिन्वू उसकी शैडो निकाल लेता है और उसे अपना नया शैडो सोल्जर बना देता है और उसका नाम रखता है टस्क। अब जिन्वू की शैडो आर्मी पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। इसके बाद जिन्वू की ताकत को छुपाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वह एस रैंक डंजन्स में अकेले ही ऐसे मॉन्स्टर्स को हराने लगता है जिन्हें हराने के लिए पूरी की पूरी हंटर टीम चाहिए होती थी। इसी दौरान वह डीमन कैसल में जाता है। वहां उसकी मुलाकात डेमन नोबल एसिल से होती है। एसिल की मदद से जिन्वू कैसल की आखिरी फ्लोर तक पहुंचता है और वहां उसका सामना होता है डेमन किंग बारन से। बारन एक विशाल व्हाइट ड्रैगन पर सवार होकर जिन्वू पर हमला करता है, लेकिन अब जिन्वू पहले वाला कमजोर हंटर नहीं था। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद जिन्वू बारन को हरा देता है और उसकी शैडो को भी अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है। अब जिन्वू के पास एक और बेहद पावरफुल शैडो सोल्जर था। इसी दौरान जिन्वू की सबसे बड़ी पर्सनल विक्ट्री भी होती है। वह अपनी मां को ठीक करने के लिए जरूरी एलिक्सर ऑफ लाइफ तैयार कर लेता है और जब उसकी मां आखिरकार ठीक होकर वापस घर आती है तो जिन्वू और उसकी बहन जिनाह के लिए यह शायद पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। लेकिन इसी खुशी के बीच एक और बड़ा खतरा सामने आता है, जेजू आइलैंड। दुनिया के सबसे खतरनाक गेट्स में से एक। साउथ कोरियन हंटर्स एसोसिएशन और जापानीज हंटर्स मिलकर जेजू आइलैंड पर एक बड़े रेड की तैयारी करते हैं। जिन्वू पहले इस रेड में जाने से मना कर देता है, लेकिन जापान के सबसे पावरफुल गिल्ड मास्टर गोटो रियूजी के आने के बाद सिचुएशन काफी टेंस हो जाती है। कोरियन और जापानीज एस रैंक हंटर्स के बीच ट्रेनिंग मैच भी होता है, लेकिन लड़ाई के दौरान गोटो और जिन्वू के बीच टेंशन साफ दिखाई देने लगता है। जिन्वू आखिरकार खुद रेड में शामिल नहीं होता, लेकिन चुपचाप अपनी शैडो सोल्जर्स को बाकी हंटर्स की शैडोज में छिपा देता है और यहीं से जेजू आइलैंड रेड असली नाइटमेयर बन जाता है। शुरुआत में हंटर्स आसानी से एंट्स को खत्म कर रहे थे, लेकिन तभी सामने आता है एक ऐसा मॉन्स्टर जिसे देखकर पूरी सिचुएशन बदल जाती है। एंट किंग, एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर जो बाकी सभी एंट्स से कई गुना ज्यादा पावरफुल था। वह कुछ ही पलों में कई हंटर्स को खत्म कर देता है और यहां तक कि एस रैंक हीलर मिन ब्यूंग ग्यू को भी मार देता है। चाहे-इन भी बुरी तरह घायल हो जाती है और जब ऐसा लगता है कि अब किसी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है,
तभी जेजू आइलैंड पर जिन्वू की एंट्री होती है। जिन्वू आते ही अपनी शैडो आर्मी को मैदान में उतार देता है। एंड किंग पहले जिन्वू को पॉइजन करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं होता। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू होती है। एंड किंग इवॉल्व होकर और भी पावरफुल हो जाता है और कुछ समय के लिए जिन्वू को पीछे धकेलता है, लेकिन जिन्वू आखिरकार उसकी असली ताकत समझ जाता है और फिर एंड किंग की हालत खराब हो जाती है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वू उसे पकड़ लेता है। एंड किंग अपनी पूरी आर्मी बुलाता है और जिन्वू भी अपनी पूरी शैडो आर्मी को मैदान में उतार देता है। कुछ ही समय बाद एंड किंग मारा जाता है, लेकिन जिन्वू के लिए लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। वह तुरंत चायजिन के पास जाता है और उसे बचाने के लिए एलिक्सर ऑफ लाइफ इस्तेमाल करता है, लेकिन इतनी बुरी हालत में एलिक्सर भी काम नहीं करता। जिन्वू पहली बार सच में परेशान हो जाता है। हालांकि जेजू आइलैंड रेड आखिरकार जीत लिया जाता है और एंड किंग की शैडो निकालने के बाद जिन्वू उसे एक नया नाम देता है, बेरू। अब उसके पास एक ऐसा शैडो सोल्जर था जिसकी ताकत बाकी सोल्जर्स से बिल्कुल अलग थी। जेजू आइलैंड की इस पूरी घटना के बाद चा हैइन भी जिन्वू की असली ताकत को देखकर फैसला करती है कि उसे और स्ट्रॉन्ग बनना होगा, और दूसरी तरफ जिन्वू अपना खुद का गिल्ड बनाने का फैसला करता है। गो गन ही से बात करने के बाद अहजिन गिल्ड बनाने की तैयारी शुरू होती है, लेकिन जिन्वू की जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि गेट्स, मॉन्स्टर्स और शैडो मोनार्क की असली कहानी अभी शुरू ही हुई थी। और आगे जिन्वू को जिन दुश्मनों का सामना करना था, वो पहले के किसी भी दुश्मन से कई गुना ज्यादा खतरनाक होने वाले थे।